चित्रकूट, जो कि भगवान राम की तपस्थली रही है, जहाँ मंदाकिनी नदी है, जहाँ पर कामतानाथ स्वामी जी का प्रभाव है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी दूर दूर से लोग चित्रकूट दौड़े चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर असाध्य रोगों का इलाज होता है, और यहाँ भी बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं आयुष ग्राम ट्रस्ट में, जहाँ आयुर्वेद से लगभग सभी तरह के रोगों का इलाज होता है। चित्रकूट में बहुत ही प्राकृतिक स्थान पर है, पूरी तरह से प्रदूषण रहित स्थान है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही स्वच्छंद वातावरण मिलेगा। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद और आयुष ग्राम ट्रस्ट के बारे में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यस्य देशस्य यो जंतु तस्य तज्जौषधम हितम। जिस देश में जो प्राणी पैदा होता है उस देश की औषधि और चिकित्सा ही उसके लाभकारक होती है। कई सालों से देखा गया कि लोग जीवन शैली की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। किसी को थायराइड हो रहा है, थायराइड की दवा चल रही है, डॉक्टर्स 25 mg की दवा शुरू करते हैं, धीरे धीरे 50 हो जाती है, 75 हो जाती है, 100 हो जाती है और 125 हो जाती है। और इसके बाद पता चलता है कि कुछ दिन बाद उसको ब्लड प्रेशर होने लगा, कुछ दिन बाद ये पता चला कि उसका सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगा, कुछ दिन बाद पता चला कि उसके लिपिड बढ़ने लगा। आखिर एक रोग से मुक्ति हो नहीं पा रही है और अन्य रोग पैदा हो रहे हैं। तो आयुर्वेद का तो मूल उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी हो गया व्यक्ति उसके रोग का निवारण करना। इसी उद्देश्य से सबसे पहले हमने 1989 में अपने जन्म स्थान पनगरा बांदा में हमने दिव्य चिकित्सा भवन की स्थापना की। इसके बाद कुछ दिनों बाद वहाँ से एक हमने पीयूष प्रवाह नाम की पत्रिका निकाली, प्रकाशित करवाई, और भी कई पुस्तकें हमने लगभग अभी तक में 60 किताबें हमने लिखी हैं। 1200 से अधिक हमारे लेख तमाम जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। तो लगातार लिखना, पढ़ना और आयुर्वेद के लिए काम करना ये सब चलता रहा। 1999 में हमने चिकित्सा पल्लव पत्रिका का प्रकाशन किया, भारत सरकार से उस पर अनुमति प्राप्त करके। चिकित्सा पल्लव इतना प्रचारित और प्रसारित हुई कि आयुष जगत की वो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका बन गई। हमने उत्तर भारत में सबसे पहले पंचकर्म सहित आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना की अपने जन्मस्थान पनगारा और पनगारा बांदा में। गांव में स्थापना करने के बावजूद भी वहां पर रोगियों को तांता लगा रहता था। कार्य करते हुए इसके बाद हमने वहां पर एक नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला, आयुर्वेद नर्सिंग फार्मेसी कॉलेज खोला, एक फार्मेसी भी बनाई, गौशाला भी बनाई छोटी सी। 2012 में एक विचार आया कि हम तो इसको एक भगवत प्रेरणा ही कहेंगे कि ये कार्य भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट से प्रारंभ किया जाए। 2012 में एक संकल्प के साथ हमने चित्रकूट में प्रदूषण रहित स्थान सूरज कुंड रोड पूर्वतरोहा मार्ग में एक प्राकृतिक स्थान देख करके यहाँ इस कार्य को शुरू किया। वहाँ के जो भी हमारे प्रकल्प चल रहे थे उनको सारे के सारे प्रकल्प को हमने यहाँ स्थानांतरित किया। गौशाला, चिकित्सालय और यहाँ एक गुरुकुल की भी स्थापना की हमने, आयुष ग्राम गुरुकुलम का नाम से। बीच बीच में आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलता रहा। क्षारसूत्र, काय चिकित्सा पर पुनर्बोध पाठ्यक्रम वगैरह चलते रहे। 2013 में केवल हमने यहाँ ओपीडी शुरू किया,
और इंडोर हमारा वहीं पर पनगरा में चल रहा था, जो अंतरंग विभाग है वो वहीं चल रहा था। इसके बाद भवन निर्माण शुरू हुआ। 2015 से यहाँ पर भी अंतरंग विभाग शुरू हो गया और किडनी फेलियर के रोगी, हार्ट के रोगी, माइग्रेन के, गठिया के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इन रोगियों को लगातार लाभान्वित किया जाने लगा। संपूर्ण पंचकरण की व्यवस्था की गई। व्यवस्था तो वहाँ पर भी थी, उसी व्यवस्था को थोड़ा यहाँ बढ़ाया गया, गौ माताओं की सेवा हो सके। और हाँ, ये कार्य इस कार्य के लिए हमने एक आयुष ग्राम ट्रस्ट नाम से एक पब्लिक ट्रस्ट की स्थापना की। हमने किसी बाहरी संसाधन का सहारा नहीं लिया, ना कहीं से हमने दान चंदा प्राप्त किया। अपने से जो भी हमारे पास आता गया उसको हमने गायों की सेवा में लगाया, हमने गुरुकुल में लगाया और चिकित्सालय के काम में लगाया। कार्य चलता गया। अब ये एक प्रश्न बनता है कि यहाँ का प्रचार प्रसार कैसे होता गया। तो भगवान की कृपा से अगर आयुष जगत का व्यक्ति है तो, चूंकि मैंने आयुष के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत की यात्राएं किया, आयुष मेडिकल एसोसिएशन की एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया, भारतीय चिकित्सा परिषद में मैं उपाध्यक्ष रहा। नाम के लिए मैं मोहताज था नहीं, सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत में लगभग लोग जानते हैं, आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग जानते हैं और जानते थे। बस तो प्रचार प्रसार के लिए तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, काम शुरू हो गया। और सबसे बड़ा फिर प्रचार प्रसार हुआ रोगियों से। आप पाएंगे कि हमारे यहाँ पूरे हर रोगियों का डाटा रखा जाता है। तमाम लोग लगातार जो डायलिसिस करा रहे हैं उनको भी यहाँ से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 17-17, 18-18 क्रिएटिनिन जिनकी चल रही होती है और डायलिसिस पर होते हैं, उनकी डायलिसिस छूटती है, लाभ होता है। और आयुर्वेद का जो महर्षि चरक का जो कॉन्सेप्ट है चिकित्सा का, तो पहले है देव व्यापाश्रय चिकित्सा, दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, तीसरा है महर्षि चरक का तत्वावजय चिकित्सा। हम औरैया जिला से आए हैं, अछलदा। औरैया जिला में छलदा है कस्बा, वहाँ से आए हैं। ये हमारी फ्रेंड है, इनकी हालत बहुत सीरियस थी, बहुत ज़्यादा लग रहा था कहाँ लेके जाएं। फिर जब यहाँ मालूम हुआ तो हम लोग आए और यहाँ तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया, आप समझ लीजिए। बहुत ही अच्छी जगह है, इतना बढ़िया इलाज हो रहा है और बिल्कुल हॉस्पिटल की फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लगता है कोई बहुत आध्यात्मिक जगह में हम लोग रह रहे हैं। और जो बड़े डॉक्टर साहब हैं वो तो बहुत ही महान आत्मा है, इतने तपस्वी हैं। उनके तो हम यही देखते रहते हैं, रोज सुबह रुद्राभिषेक होता है, 3 बजे से उनका जाप शुरू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और किडनी की समस्या तो यहाँ हमने देखा, पीजीआई से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे उनको डायलिसिस बता गया, वो यहाँ पे आके ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा इलाज है, हर चीज का बहुत बढ़िया इलाज है। तो यहाँ आने के बाद लगा कि और तो कहीं जाना ही नहीं है, अब जो भी समस्या हो यहीं आना है। यहाँ सभी रोगों का इलाज किया जाता है, विशेषतः जैसे हार्ट पेशेंट हैं, किडनी फेलियर है, लीवर डिसीजेज हैं और साथ में कैंसर भी फर्स्ट स्टेज का है, फर्स्ट सेकंड स्टेज, तो यहाँ पे कवर हो जाता है। यहाँ पे अन्यपैथी बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि आयुर्वेद ही अपने आप में इतना अच्छा है कि हमें अन्यपैथियों की सहायता लेनी ही नहीं पड़ती। आयुर्वेद से ही पूरी तरह हर तरह से रोग कवर हो जाता है और अगर नहीं ठीक होना तो फिर वो किसी भी पैथी में ठीक होना नहीं है। आयुष ग्राम चिकित्सालय में बहुत दूर दूर से रोगी आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से रोगी आते हैं, एचपी हिमाचल प्रदेश से है, हरियाणा से है, आपका झारखंड से भी पेशेंट आते हैं, जिससे भी पता चलता है कि यहाँ ऐसे असाध्य टाइप के रोग भी ठीक होते हैं, जड़ से रोग चला जाता है, तो रोगी आते हैं। यहाँ गौशाला का देखिए, आयुर्वेद जो है ना वो इसी से जुड़ा हुआ है। गौशाला का हम लोग पंचगव्य का बहुत सेवन कराते हैं और गोमूत्र, गोमय, गोघृत का तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, जो औषधि निर्माण में भी होता है। और यहाँ जैविक जो कृषि है उसका भी यूज़ होता है। पंचकर्म में आपका साष्टिक साली राइस है और भी जौ वगैरह, ये बेस्ट है। आयुर्वेद में इसका बहुत यूज़ करते हैं हम लोग।
पंचकर्म बॉडी के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी के सर्विसिंग की ज़रूरत होती है ना बीच बीच में, ऐसे बॉडी को भी प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सीफाई की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ रोग होते हैं जो कृच्छ साध होते हैं या फिर याप्य श्रेणी के होते हैं, उनको समूल, उनको जड़ से नष्ट करने के लिए पंचकर्म कराया जाता है। अपने यहाँ क्या है कि सभी थेरेपी कराई जाती हैं लगभग पेशेंट के व्यय के हिसाब से या पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी किस पेशेंट को, या रोग के हिसाब से डिपेंड करता है कि इस पेशेंट को कौन सी थेरेपी देनी है। आज के समय में देखिए सबसे खान पान भी मतलब बहुत गड़बड़ है। सब लोग इतने फास्ट हो गए हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। जो सुबह दिन की शुरुआत है वो ब्रेड और ये सब चीज़ों, मैदे वाली चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि बीमारी की जड़ है। तो पूरी तरह ही रोग डिपेंड करते हैं। साथ में दिन भर की जो उनकी एक्टिविटी है, जो आचरण है, जिसको हम आयुर्वेद में विहार बोलते हैं, वो भी गड़बड़ रहता है। कब भोजन करने के बाद कब आराम करना चाहिए, उस टाइम पेशेंट क्या है, काम कर रहा है, रात्रि जागरण करता है, इससे रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। किडनी में समस्या थी, लेकिन ये पता नहीं था कि किडनी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती। जब पूरे बॉडी में एकदम स्वेलिंग आ गई, हाथ पैर चेहरे सब जगह सूजन आ गई, फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। और जैसे कोई अगर हाथ भी मेरा पकड़ लेता तो हाथ में ब्लैक स्पॉट पड़ जाते थे, मतलब इतना ब्लड खत्म हो गया था शरीर से। फिर एक लोगों ने पता बताया, जो वहाँ के जाने माने वैद्य जी थे, उन्होंने बताया कि आप वहाँ चित्रकूट धाम चले जाएं। तो उन्हीं की डायरेक्शन से हम लोग यहाँ आए थे। कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ जाना, पूछते पाछते बस आ गए थे। जब आए थे उस दिन जो बड़े डॉक्टर हैं, आचार्य जी करके जिन्हें संबोधित करते हैं, तो उन्हीं की तरफ फिर इलाज शुरू हुआ। तो थेरेपियाँ चलती हैं, सुबह से 2-3 भी चलती हैं, दवाइयाँ चलती हैं, भोजन भी यहीं के हिसाब से भोजन भी करते हैं, जो यहाँ का भोजन दिनचर्या होती है। सुबह प्राणायाम भी कराते हैं, और फिर सुबह नाश्ते में दलिया, फिर भोजन में दाल सब्जी कुछ भी, शाम को फिर 4 बजे दलिया, और फिर रात में फिर भोजन। इस तरह से दिनचर्या है। मतलब 2 हफ्ते में ब्लड भी थोड़ा बढ़ गया, स्वेलिंग भी ख़त्म हो गई, और किडनी के लिए कह रहे थे अगली रिपोर्ट से शुक्रवार को होगी तो फिर क्लियर हो जाएगा। इतना फ़ायदा हुआ। तो मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि एलोपैथिक की जगह लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा रुझान लें, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे शरीर पर कोई अलग साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात, हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े हैं। तो जब वहाँ से यहाँ आए थे तो ये सोच के आए थे कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे कभी वातावरण में रहे नहीं कि किसी के हाथ का कुछ खाए पिए। लेकिन यहाँ आके सबसे पहली बात हमने यही पढ़ी थी कि यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल में सभी जो शिक्षा ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य का धारण कर रहे हैं, और यहाँ सब जात से भी ब्राह्मण लोग ही भोजन बनाते हैं, और उन्हीं की द्वारा भोजन मिलता है, जो पूरी तरह से नियम संयम में रहते। तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, ये लगा कि हाँ, शिव बाबा ने हमें सही जगह भेजा है। तो हम सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं इस बात के लिए कि उसने सही समय पर सही एक निश्चित स्थान में पहुंचा दिया। और संग में यहाँ जितने भी सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, सभी के लिए अच्छा करें, क्योंकि सबका बहुत अच्छा व्यवहार है। सिस्टर भी जब आती बीपी चेक करने के लिए या कुछ करने के, बहुत हमेशा हंस के ही गाइड करती, कभी ऐसे नहीं कि जैसे पेशेंट से लोग बात करते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और बड़े डॉक्टर जो आचार्य जी, उनका भी बहुत अच्छा नेचर है, अच्छे से मिलते हैं, पूरी समस्या सुनते हैं, उसके बाद अब उनका इलाज शुरू होता है। आयुष्ग्राम चिकित्सालय में प्रशिक्षित चिकित्सक, प्रशिक्षित नर्स, वो भी आयुर्वेद नर्सिंग, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, इन्हीं को स्थान दिया गया। और हवादार कमरे, स्वास्थ्य जहां सुलभ हो सके ऐसे वातावरण में चिकित्सालय की स्थापना, दूर दूर तक प्रदूषण नहीं है ऐसी जगह पर चिकित्सालय की स्थापना की गई। इस तरह से कार्य चल रहा है, इस तरह से प्रकल्प चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं
कि कई बार तो ये स्थिति हो जाती है यहाँ की कि इंडोर हॉस्पिटल में नए रोगियों को रखने का, नए रोगी को आवासीय चिकित्सा देने का, भर्ती करने के लिए जगह ही नहीं रह जाती है। ओपीडी में भी दूर दूर से लोग आते हैं। आयुष्ग्राम ट्रस्ट द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर भी कार्यक्रम चल रहा है, योजना है कि यहाँ पर भी निःशुल्क चिकित्सा विभाग खोला जाएगा। अभी भी जो अत्यंत गरीब रोगी और ज़रूरतमंद आते हैं उनको भी निःशुल्क औषधियाँ देने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इस संस्था का उद्देश्य व्यापारिक बिल्कुल भी नहीं है, केवल लोक कल्याण ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। 251 या 250 लगभग हमारे पास देसी गायें हैं, जहां पर उन गायों को इस तरह से रखा जाता है जैसे भगवान को रखा जाता है। पूरी तरह से उनको सम्यक आहार, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त चारा, पर्याप्त दाना, पर्याप्त राशन ये दिया जाता है। और एक व्यवस्था और यहाँ दी गई है कि बछड़े के लिए, माने गाय के बछिया का आधा अधिकार बनता है दूध में, इसलिए गायों का जो दूध निकाला जाता है वो आधा ही निकाला जाता है। ये बहुत स्पष्ट आदेश रहता है कि 2 थन गाय के उसके बछिया के लिए जाएं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही अगर कोई गाय बूढ़ी हो गई, कई साल की हो गई, तो अगर 1-1.5 लीटर ही दूध देती है तो कह देते हैं कि नहीं उसको पूरा पीने दीजिए, बिल्कुल मत निकालिए उसको बछड़े को पीने दीजिए। और बराबर सेवा दी जाती है, बराबर सेवा दी जाती है। और ये कार्य हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पूरी टीम है, एक बहुत अच्छी टीम है हमारे पास, समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम है हमारे पास। हमारे साथ जो कार्य कर रहे हैं, लगभग हमारे यहाँ 100 से अधिक सेवक कार्य कर रहे हैं हमारे साथ में। तो कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ नौकर या नौकरी की तरह कार्य नहीं कर रहा है, वो सेवा भावना से कार्य कर रहा है। और हम उन्हीं को स्थान देते हैं अपने यहाँ सेवा के लिए, जो जिसके अंदर नौकरी की भावना ना हो, जिसके अंदर सेवा करने की भावना हो, समर्पण हो, त्याग हो, बलिदान हो। घड़ी देखने का विषय ना हो उसके पास। जब तक उसका शरीर थक न जाए तब तक वो कार्य करता रहे, शरीर थक भी जाए तो भी कार्य करे अगर आवश्यक समझे। इस तरह से संस्था चलाई जा रही है और हमारा पूरा लक्ष्य है। आज स्थिति बड़ी खराब है, हम लोग देखते हैं कि हार्ट के रोगी 2-2 बार 4-4 बार स्टेंट डलवा के आते हैं और उसी स्थिति में बने रहते हैं जैसे वो स्टेंट डलवाने गए थे। हमारे यहाँ कोई डाटा देखे ऐसे रोगियों को, क्योंकि आयुर्वेद में जितनी अच्छी चिकित्सा हृदय की है उतनी अच्छी एलोपैथ में हो ही नहीं सकती। जितना कॉन्सेप्ट अच्छा आयुर्वेद में हृदय का है उतना अच्छा कॉन्सेप्ट एलोपैथ में हो ही नहीं सकता है, किसी पैथी में नहीं हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में अन्य पैथियों को कई साल लग जाएंगे। और एक बार मैं सभी हृदय रोगियों को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप कहीं पर भी स्टेंट डलवाएं, बाईपास कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन दीर्घ जीवन के लिए आयुर्वेद को अवश्य अपनाइए। आप देखिए मरीज बनता है, वो शुगर का, मधुमेह का, रोगी को मधुमेह होता है, धीरे धीरे वो किडनी फेलियर की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों? इसके माने शुगर उसका ठीक तो हुआ नहीं, जांच बार बार कराता रहता है, शुगर ब्लड में तो नॉर्मल है, लेकिन फिर किडनी कैसे फेलियर हो जाती है, फिर उसको आंखें कैसे चली जाती हैं, उसकी मांसपेशियां क्या जवाब दे जाती हैं, उसको दूसरे रोग क्यों हो जाते हैं, उसको कार्डियोपैथी क्यों हो जाती है, उसका हार्ट क्यों कमजोर हो जाता है। इस पर काम करने की जरूरत है और इस दिशा में हमने काम किया है। हमारे यहाँ कभी कोई आए, डाटा देखे, ऐसे ऐसे हार्ट के रोगी जिन्होंने एक बार स्टेंट डलवाया, 2 साल चले, फिर दोबारा स्टेंटिंग करवाई, फिर जो है 2-3 साल चले, फिर पूरी तरह से परेशान हो गए और हमने उनको चिकित्सा दी, आवासीय चिकित्सा दी, बहुत अच्छे रिजल्ट। हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है बताते हुए कि इस चिकित्सालय में कोई ऐसी ओपीडी नहीं होगी जिसमें हमें मॉडर्न मेडिसिन के भी डॉक्टर चिकित्सा हेतु ना आते हों। फार्मेसी की जब जहां तक बात आ रही है तो फार्मेसी में हम अधिकांश औषधियों का निर्माण कराते हैं। एक तो हमारा चित्रकूट क्षेत्र प्रदूषण रहित क्षेत्र है, यहाँ से हमको पर्याप्त जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। उन जड़ी बूटियों को एकत्र करवा के और हम लोग अपने यहाँ से काढ़े और टेबलेट्स
निर्माण करवाते हैं। शुद्धता, पवित्रता और शास्त्रोक्त रीति का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। गायों का दूध केवल रोगियों के लिए काम में आ जाता है, मार्केट की सप्लाई हम करते नहीं हैं। उससे जो घी निर्माण होता है वो कुछ औषधियों में, रोगियों की चिकित्सा में काम में आता है, और बाकी जो होता है वो रोगी यहाँ से खरीद ले जाते हैं। और एक यहाँ की और विशेषता है, हम लोगों ने गाय आधारित कृषि शायद बताया होगा, तो ये हम बताना चाहते हैं कि यहाँ ये परिसर हमारा पूरा किसी भी तरह के केमिकल से मुक्त है। हम लोगों ने पिछले 3 सालों से गो आधारित खेती शुरू की है, वो बहुत अच्छी सफल है, बहुत अच्छी सफल है। मुझे लगता है कि जितना अनाज रासायनिक खाद से नहीं लोग पैदा कर पाते हैं, उतना हम गो आधारित खेती से पैदा कर लेते हैं। एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो भी अन्य फार्मेसियों की दवा खरीदी जाती हैं उसमें बहुत ही संवेदनशीलता रखी जाती है। अभी कुछ मैंने पिछले साल तक हम बात ये कह सकते हैं, कोई भी हमारे यहाँ किसी कंपनी वाले आए, उन्होंने अपने गोल्ड आइटम दिया, साहब ये गोल्ड आइटम है, ये आप चलाइए। हमने उन औषधियों को भी प्रयोगशाला में भेजा, अभी भेजते हैं। बॉम्बे में बहुत अच्छी प्रयोगशाला है, तो IIT में भेज देते हैं उनको, हम लोग वहाँ की प्रयोगशाला में भेज देते हैं। और इसके बाद जो वहाँ से रिपोर्ट आती है, तो आपको मैं बता के मैं निसंकोच कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत सारी कंपनियों को बाहर किया गया है। कभी भी कोई आवे और आके देखे कि अगर हमको बसंत कुसुमाकर भी लेना है तो हम उसको पहले लैब टेस्ट में भेज देते हैं। अगर उसमें स्वर्ण इतना है जितना होना चाहिए तभी हम उसको लेंगे। भरद्वाज चिंतामणि लेना है तो हम लेंगे तभी जब उसमें इतना स्वर्ण है। टेस्ट के बाद ही हम लोग फार्मेसियों की औषधियों को स्वीकार करते हैं। एक पक्ष और है हमारा कि हम अच्छी फार्मेसी से स्वर्ण भस्म खरीद करके और बहुत सारे स्वर्ण योग अपने तैयार कराते हैं। अच्छी फार्मेसियों से हीरक भस्म को खरीद करके हीरक योग भी यहाँ पर तैयार कराए जाते हैं। जैसे रत्नाकर रस की हम बात करेंगे तो आयुर्वेद में जो रत्नाकर रस है वो हृदय के लिए बहुत ही अद्भुत है, उसको हम लोग तैयार कराते हैं। ये भैषज रत्नावली में भी इसका उल्लेख है, भारत भैषज रत्नाकर में भी है। इसमें 7 भावनाएं गेहूं की होती हैं, 7 भावनाएं जौ की होती हैं। तो गेहूं और जौ भी हमारे यहाँ पीताम्बरी और सोनामुखी, इसमें बहुत कम ग्लूटेन बताया जाता, होता ही है, बहुत कम होता है। और ये हड़प्पा सभ्यता कालीन गेहूं है, प्राचीन काल का। गेहूं की जो तमाम तरह की जो किस्में आई हैं, आए हुए हैं, तो उसमें तो गेहूं रह ही नहीं गया, भारत का गेहूं तो रह ही नहीं गया। लेकिन हमने पीताम्बरी और सोनामुखी का बीज मंगवा करके और केवल हम लोग गेहूं यही तैयार करते हैं, यही बनाते हैं। इसकी भावना दी जाती है रत्नाकर रस में और हम लोग तैयार करते हैं। आप समझिए कि ये हार्ट में, हृदय रोगी में जादू जैसा काम करता है। हम देखते हैं कि जब हृदय रोगी यहाँ आते हैं तो उनका पंचकर्म करके या पंचकर्म चलाते हुए और जिस समय रत्नाकर रस का प्रयोग किया जाता है उस समय जादू जैसा काम करता है। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, अपने यहाँ से निर्मित औषधियों को हम बिल्कुल भी बाजार में नहीं बेचते हैं। एक भी औषधि हम बाजार में बेचते नहीं हैं, ना हम कहीं बाहर सप्लाई करते हैं। केवल उतनी ही औषधि हम बना पाते हैं जितनी हमारे चिकित्सालय में के प्रयोग में आती है। और ड्रग के अंतर्गत भी चिकित्सालय के लिए किसी भी चिकित्सक को औषधि बनाने की पूरी तरह छूट मिली हुई है। गुरुकुल की स्थापना का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारतीय विधा, वैदिक परंपरा, वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करना, पुनर्जागृत करना। आज हम देखते हैं कि हम नवयुवकों की बात करें, घरों के खान पान की बात करें, आज आप देख रहे हैं कि हमारे नवयुवक तेज, ओज, बल, बुद्धिहीन एकदम हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। क्या है? अप्राकृतिक जीवन, अप्राकृतिक खान पान, अप्राकृतिक चिंतन, अप्राकृतिक रहन सहन, ये सारा कारण है। अरे भाई, जहां पर हमारे यहाँ जीवेत सरदा सतम की भावना की जाती है वेदों में कि हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक अच्छा बोलें, वहां पर अकाल मृत्युएं हो रही हैं। तो ये कार्य केवल हो सकता था गुरुकुल के माध्यम से। इसके लिए हमने गुरुकुल की स्थापना की और इसकी मान्यता भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से ली।
किसी भी वर्ग की कहीं कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं, कोई भेद नहीं है, सभी वर्ग के बच्चों को लिया जाता है। समय से उनका उपनयन संस्कार किया जाता है, उनमें त्रिकाल संध्या के संस्कार डाले जाते हैं। त्रिकाल संध्या ना हो पाए तो कम से कम द्विकाल संध्या तो होनी ही चाहिए। और हम देखते हैं कि जिस समय बालक का प्रवेश होता है उसके 1 महीने बाद ही बच्चों में बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ओम मित्राय नमः। पूज्य गुरुदेव जी का जो विचार है कि हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए छात्र भारतीय वेशभूषा, धोती कुर्ता, त्रिपुंड माथे में लगाए, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, वो फराटेदार इंग्लिश बोलें, और कभी अगर उनको जींस पैंट या इत्यादि जो आधुनिक वस्त्र हैं वो पहने हुए वो हों तो उनके मुख से फराटेदार संस्कृत का वो वाचन कर सकें। इसी को लेकर के हमारा संस्था निरंतर कार्य कर रही है। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत में संभाषण करते हैं और अंग्रेजी में उनकी वार्तालाप होती है। अंग्रेजी संभाषण और संस्कृत संभाषण हमारे छात्रों का मुख्य भाषाई विषय है। ऐसे बजेगा। आइसग्राम गुरुकुलम में कक्षा 6 प्रथम वर्ष से कक्षा 12 उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक की शिक्षण किया जाता है। छात्र प्रथम वर्ष कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं। उनकी अवस्था कक्षा 9 से उनकी अवस्था जो होती है वो 9 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था के छात्र हमारे गुरुकुलम में प्रवेश लेते हैं और वे उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना अग्रिम शिक्षण कर सकते हैं। हमारे गुरुकुलम में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए आवासीय व्यवस्था है। वो आवासीय व्यवस्था में रह करके गुरुकुलीय दिनचर्या का पालन कर, जो हमारे शास्त्रोक्त दिनचर्या है, शास्त्रोक्त विधि और आयुर्वेदोक्त विधि से बनाए गए भोजन इत्यादि के सेवन से जो अपने स्वस्थ दिनचर्या का जो भाग बनते हैं, वो सभी छात्र बाल्यकाल से ही उन सभी छात्रों में वो सारे गुण प्राप्त हों, वो एक आदर्श छात्र के साथ साथ एक आदर्श व्यक्ति बन सकें, समाज के लिए उपयोगी हो सकें। इसके लिए पूज्य संस्थापक जी ने इस वर्ष से नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक का भी विद्यालय खोलने का हमारा इस बार विचार है। इस वर्ष से विद्यालय भी प्रारंभ हो जाएगा ताकि जो छात्र हमारे हैं वो हमारी सनातनी परंपरा को बाल्यकाल से ही उस परंपरा से वो जुड़ सकें और उस परंपरा से जुड़कर वो अपना अध्ययन अध्यापन आगे बढ़ा सकें, जिससे कि उनकी ये परंपरा सुदृढ़ हो सके और वो एक योग्य व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी सेवा दे सकें। वर्तमान में हमारी जो दिनचर्या है, आपने पूर्व में जो गुरुकुल या इत्यादि के विषय में आपने सुना होगा, उसी तरह की हमारी दिनचर्या है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त चतुर्वादन 4 बजे छात्रों का जागरण होता है। 4 से 5 बजे के मध्य छात्र हमारे स्नान अपने नित्यक्रम से निवृत्त होते हैं। नित्यक्रम के निवृत्त के उपरांत 5 से 6 के बीच छात्र योगासन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि क्रियाकलापों को करते हैं, जिससे कि उनकी पूरे दिन भर की वो एक ऊर्जावान बन सके। 6 बजे से 7 बजे तक छात्र नित्य संध्या, त्रिकालिक संध्या का हमारे गुरुकुलम में पूज्य गुरुदेव ने विधान किया हुआ है। त्रिकालिक संध्या के उपरांत नित्य रुद्राभिषेक, नित्य होम, पुनः 7 से 8 तक छात्रों का स्वाध्याय, योगाभ्यास, पुनः 8 से 8:30 तक छात्रों का अल्पाहार, पुनः 9 से विद्यालय का समय प्रारंभ होता है। 9 से 12:30 बजे तक विधिवत कक्षाएं चलती हैं। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक छात्रों का भोजन और विश्रांति का समय होता है। पुनः 1:30 बजे से 4 बजे तक पुनः कक्षाएं संचालित की जाती हैं। पुनः 4 बजे से 5:30 बजे तक छात्रों का क्रीड़ा का समय होता है, जिसमें कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल,
शतरंज, चेस, लूडो इत्यादि क्रीड़ाएं छात्र खेलते हैं। पुनः स्नान इत्यादि, पुनः 6 से 7 बजे तक पुनः संध्या, पुनः नित्या भगवान शंकर की आरती, भगवान धन्वंतरी जी की आरती, पुनः 7 से 8 तक छात्रों का स्वाध्याय, पुनः 8 से 8:30 तक छात्रों का भोजन, दुग्धपान इत्यादि, पुनः 8:30 बजे से 10 बजे तक पुनः छात्रों का स्वाध्याय होता है। 10 बजे दीप निर्वापन के साथ दिनचर्या हमारी पूरी होती है। हमारे यहाँ के पढ़े हुए छात्र इंजीनियरिंग क्षेत्र में, फार्मा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, अधिकारी वर्ग में, साथ ही आईएएस और आईपीएस इत्यादि प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान भली भांति दे सकते हैं। उनकी जो सज्जता है, उनकी जो तैयारी है, वो बाल्यकाल से ही उनके मनोमस्तिष्क में इस तरह के विचार और इस तरह का पठन पाठन, इस तरह का वातावरण उनको दिया जाता है कि छात्र न्यूनातिन्यून एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छे पद पर वो जाकर समाज सेवा करना चाहता है। विद्यालय में प्रवेश के लिए हमारी न्यूनतम अर्हताएं छात्र की आयु 10 वर्ष हो, छात्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो, अपने गत कक्षा में 60% उसके अंक हों, साथ ही हमारे यहाँ के दिनचर्या के अनुरूप वो चल सके, उसके लिए अनुकूलता हो, तो हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करने के उपरांत ही छात्र का गुरुकुलम में प्रवेश किया जाता है। प्रवेश के समय के जो विषय होते हैं, उसने गत वर्ष जो कक्षा में पढ़े हैं वो विषय, साथ ही आधुनिक समाज में जो चल रहा है, वर्तमान में जो सामान्य ज्ञान है इत्यादि सामान्य विषय पूछे जाते हैं। इन सबका ज्ञान होने पर, उस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छात्र का प्रवेश किया जाता है।